हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में कि इनका भौगोलिक विस्तार क्या था, इनका निवास स्थान क्या था, इनकी गतिविधियों के केंद्र क्या थे। इन सभी तथ्यों पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा जो टॉपिक इतिहास में चल रहा है प्राचीन भारत के अंतर्गत, वो वैदिक काल चल रहा है। ये बात आपको सभी को पता है पहले से। तो हम बात करें अगर वैदिक काल की, जो वैदिक काल था ये हमारा वैदिक काल को, इसको पार्टीशन की बात करेंगे हम सबसे पहले कि जो भाग हैं, डिवाइडेशन है, वो किस प्रकार है। तो याद रखना है कि जो वैदिक काल था वो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नामक दो भागों में विभक्त है। एक बात याद रखना, अगर हम वैदिक काल को हम पढ़ेंगे तो इसको दो भागों के रूप में पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हो जाता है ऋग्वैदिक काल और सेकंड भाग हो जाता है इसका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो संपूर्ण वैदिक पीरियड है हमारा वो दो हिस्सों में विभक्त है। पहला भाग हो गया ऋग्वैदिक काल, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। क्लियर। और सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को। देखिए ऋग्वैदिक काल क्या है, वैदिक काल का पहला भाग है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। इसका टाइम क्या है, टाइम विशेष इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसका टाइम ऑफ पीरियड माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वैदिक काल को माना गया है। इसका टाइम आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जान लेते हैं कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के बारे में जो संपूर्ण इतिहास है वो हमें किससे प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगर हम कहें कि जो हमारा पहला पार्ट है वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो वो ऋग्वेद ग्रंथ से मिलेगी। आपको पता है वेदों में सबसे बड़ा वेद है, सबसे पहला वेद है, और धर्मशास्त्रों में हम कहें यानी विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ भी इसी को माना जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि उस समय जो आर्य लोग थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता को बसाया किसने था, आर्यों ने बसाया था। अब हम उन्हीं आर्यों की यहाँ पे निवास स्थान की बात कर रहे हैं वैदिक काल के अंतर्गत। तो देखिए ऋग्वेद के समय आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो किस सीमा तक था, इसका जो डिसीजन है, इसका जो निर्णय है वो ऋग्वेद के मंत्रों में निहित विभिन्न प्रकार की नदियों के वर्णन से किया जा सकता है। इसमें ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार की नदियों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, और उन्हीं नदियों के वर्णन और उल्लेख के आधार पर ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र का क्या किया गया, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया गया कि इनका निवास इस स्थान से इस स्थान तक था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार को। भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना गया है उसके बारे में आपको समझ लेना है। देखिए ये हो गया हमारा मैप, हो गया एक तरीके से हम कह सकते हैं ये डायरेक्शंस हो गए। यहाँ पे जो डायरेक्शन में हमने आपको गौर करना है कि सबसे पहले आता है हमारा नॉर्थ, फिर आता है साउथ, ईस्ट और एंड वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो ऋग्वैदिक काल था उस काल में जो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक निवास था, तो वो उत्तर में तो हिमालय तक था। ठीक है, और दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर था, और पूर्व में यमुना नदी तक था, और पश्चिम में हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो पूर्वी भाग है उस स्थान तक ये क्या है, आर्यों का निवास स्थान था। हम कह सकते हैं देखिए ये यमुना नदी है और ये भी यमुना नदी है, तो ये हमारा पूर्व हो गया यमुना नदी, और उत्तर में भी हम कह सकते हैं कि यमुना नदी के समानांतर ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर बात करें ये हिमालय, तो ये हिमालय हो गया, उत्तर में हिमालय हो गया, और इधर हम कहें तो इधर ही अफगानिस्तान का पूर्वी भाग हो गया। यानी इस पूरे एरिया में हम कह सकते हैं कि आर्यों, ऋग्वैदिक आर्यों का क्या था, निवास स्थान था। और इनकी जो मुख्य गतिविधियों का केंद्र था, ये ज़्यादातर अपने कार्य क्षेत्र और मुख्य रूप से जो इनके कार्य संचालित होता था, पूरा क्षेत्र संचालित होता था, इनकी मुख्य गतिविधियों का जो केंद्र था वो सप्तसेंधव प्रदेश था। कौन सा था, सप्तसेंधव प्रदेश को माना गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला कि ऋग्वैदिक आर्यों का गतिविधियों का केंद्र क्या था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये गतिविधियों का जो केंद्र है, ये केंद्र आपको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का और उत्तर वैदिक आर्यों दोनों की गतिविधियों का केंद्र अलग अलग है, और ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो गतिविधियों का केंद्र था वो सप्तसेंधव प्रदेश था। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल को आपको पता है कि बाद वाला हिस्सा है, यानी दूसरा नंबर का काल है वैदिक काल का, तो उसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, और इसका जो तिथिक्रम माना गया है, तिथिक्रम इसका याद रखना, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य इसका कालक्रम निर्धारण किया गया है उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, तो हम बात करें उत्तर वैदिक काल की कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जो प्रसार का वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से और विधेय माधव की कथा में मिलता है। ठीक है, मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्यों के विस्तार का वर्णन किससे मिलता है, ऋग्वेद से, और उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे उनके भौगोलिक विस्तार का वर्णन किसमें मिलता है,
है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, और एक विदेह माधव की कथा है उसमें उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रव्रजन का कथानक उल्लेखित है। ठीक है, तो याद रखना कि विदेह माधव की जो कथा है, ये कई बार पूछा जाता है कि विदेह माधव अपने किस पुरोहित के साथ में पूर्व की ओर प्रव्रजन करने गए थे या पूर्व की ओर गए थे, तो याद रखना गौतम राहुगढ़ के साथ गए थे। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये ऋग्वेद के बाद का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसको भी आपको नोट करना है। अब देखिए, अब इनके उत्तर वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये डायरेक्शन आप समझ ही गए होंगे, ऊपर उत्तर, नीचे अपना दक्षिण है, ईस्ट हो गया इधर, पूर्व दिशा हो गई इधर, पश्चिम हो गई। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जाकर आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल गया है। यहाँ पर देखिए, उत्तर में तो हिमालय तक ये फैले ही थे, लेकिन दक्षिण में अब ये क्या है, विंध्य के पर्वत, यानी दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत है उस पर्वत तक ये फैल चुके थे। और इधर कह सकते हैं हम ईस्ट में ये सदा नीरा नदी यानी जो गंडक नदी है वहाँ तक फैले थे, जिसको हम उत्तरी बिहार भी कहते हैं। उत्तरी बिहार में ये नदी बहती है, उत्तरी बिहार में सदा नीरा यानी गंडक नदी बहती है, जिसको प्राचीन काल में सदा नीरा नदी भी कहते थे। कई बार ये पूछा जाता है कि सदा नीरा किस नदी को कहते थे, गंडक नदी को कहते थे। और पश्चिम में तो वही है कि अफगानिस्तान के पूर्वी भाग तक ही फैले हुए थे। तो इधर इन्होंने पूर्व की ओर दक्षिण की ओर क्या कर लिया, विस्तार ज़्यादा कर लिया उत्तर वैदिक काल में आकर आर्यों ने। अब इनकी गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। किसका हो गया, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। तो मैंने अभी बताया था ऋग्वैदिक आर्यों का जो गतिविधियों का केंद्र था वो सप्तसेंद्र प्रदेश था, और उत्तर वैदिक आर्यों की गतिविधियों का केंद्र क्या हो गया, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। दोआब क्षेत्र मतलब गंगा नदी हो गई और ये अपनी यमुना नदी हो गई, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में इनकी मुख्य गतिविधियां होने लगी। इसको दोआब क्षेत्र हम कहते हैं, दोनों ओर नदियां होती हैं। ठीक है, और बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। ये तो हो गए भौगोलिक विस्तार से संबंधित सारे तथ्य क्लियर हो गए हुए। अब इनसे संबंधित देखिए क्वेश्चन में एग्जाम कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे लिए एग्जाम्स में कई बार रिपीट होकर आए। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, मैंने अभी बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तसेंद्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक आर्यों के भौगोलिक प्रसार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मैंने अभी बताया था सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की ऋग्वेद में ही मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेह माधव की कथा, ठीक है, जिसमें उत्तर वैदिक आर्यों के भौगोलिक प्रसार का वर्णन मिलता है। और जो विदेह माधव की कथा है किस ग्रंथ में वर्णित है, तो याद रखना ये विदेह माधव की कथा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रव्रजन का कथानक किस में उल्लेखित है, तो मैंने अभी बताया ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है। ठीक है, उत्तर वैदिक आर्यों का पूर्व दिशा में विस्तार था। देखिए मैंने अभी बताया था कहाँ तक विस्तार था, ये उत्तर वैदिक आर्य पूर्व दिशा में कहाँ तक फैले हुए थे, तो आपको बता दें सदा नीरा नदी तक फैले हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत आया है। सदा नीरा नदी को गंडक नदी भी कहते हैं, अगर ऑप्शन में सदा नीरा नहीं मिलता है तो आपको गंडक नदी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आर्यों के भौगोलिक विस्तार से संबंधित संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।